चलो तुम स्टार्ट करो डॉक्टर। आगे क्या मैं? अरे मैं आके चला भी गया यार, मुझे पता भी नहीं। हम्म, कौन सा ग्रीन? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अरे वो कॉम उधर से उठाओ, कॉम उठाओ उधर से। कॉम कॉम बैटरी चेंज कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, मास्क एक बार हटा लेते हैं क्योंकि आप समझदार समझदार सब लोग हैं, क्योंकि पता है कोविड चल रहा है और बड़ा डर के काम हम लोग सब कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत जगहों पर बहुत बहुत टीचर्स भी कोविड पॉजिटिव हो जाए। तो ठीक है, काफी अभी तो लाइव सेशन अपना स्टार्ट हो गया, 31 लोग ऐड हुए हैं। धीरे धीरे अभी बढ़ेगा मामला। तो सारे लोग जो लोग अभी जुड़ गए उनको धन्यवाद। अब हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी वो बात स्टार्ट हुई थी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर से। राइट, हमने बात स्टार्ट करी थी वूलर के उस यूरिया के स्ट्रक्चर से। राइट, वहां से हमने कार्बन के बारे में बात करी, फिर कार्बन से उसके कैटेनेशन के आधार पर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और फिर बात करी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और उसमें हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, और हाइड्रोकार्बन क्या है और उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, इस पर अपन ने बात करी। और उसके साथ फिर हम आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने पर हमने बात करी होमोलोगस सीरीज की। राइट, होमोलोगस सीरीज के बाद अब हम अपनी बात को आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, बट होमोलोगस सीरीज के कुछ एग्जांपल्स अभी मैं और कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं। आइडेंटिफाई होमोलोगस पेयर। आपको आइडेंटिफाई करना है होमोलोगस पेयर इन गिवन जो भी आपको पेयर्स हैं। राइट, यानी हम आपको बहुत सारे पेयर्स दे रहे हैं, उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर होमोलोगस है और कौन सा पेयर होमोलोगस नहीं है। तो यानी जहां है वहां टिक कर दीजिए और जहां नहीं है वहां क्रॉस कर दीजिए, यानी क्रॉस टिक खेलेंगे। राइट, लास्ट लेक्चर यानी L1 लेक्चर में उसके रिलेटेड जितनी कंडीशंस थी वो हमने आपको सब बता दी थी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए में हमने एक इस तरह का स्ट्रक्चर लिया, एंड इसमें हमने 1 2 3 4 कार्बन लिए, यहां 5 कार्बन लेके हमने 2 डबल बॉन्ड लगा दिए। बी, माइक में चेक कर लेता हूं, ऑन है? ठीक है, करेक्ट। बी में हमने क्या किया, एक कंपाउंड इस तरह से लिया और यहां पर हमने O के साथ CH3 लिख दिया, एंड दूसरे कंपाउंड में मैंने सेम ही चीज रखी और O के साथ हमने यहां पर C2H5 कर दिया। करेक्ट है?
सी, सी में हमने यहां CO रखा, यहां O के साथ हमने यहां पर CH3 कर दिया। अगली बार एंड किया हमने C डबल बॉन्ड O के साथ हमने यहां पर C2H5 कर दिया। डी में हमने यहीं पर डबल बॉन्ड O रखा, OCH3 रखा और एंड करके हमने C डबल बॉन्ड O ऐसे करके OC2H5 कर दिया। ई के अंदर हमने यहां पर आपका OH रखा और अगली बार हम यहां पर आपका OH लगा दिए, ठीक है ना, एक कार्बन ऐसे करके और बीच में एंड करके, ठीक है। अब पहले इन 5 के जवाब ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। पहले वाले में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन आपके पास 4 है, यहां भी आपके पास कार्बन 1 2 3 4 5 है, बट यहां पर आपका डबल बॉन्ड है और वहां आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप यहां पर चेंज है, इसका मतलब यहां क्रॉस लगेगा, ये होमोलोगस का पेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखिए। कीटोन यहां भी है, कीटोन यहां भी है, यहां ईथर है, यहां भी ईथर है और इनके बीच में CH2 का क्या है, डिफरेंस है, यानी इसका मतलब दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप सेम है और ईथर की सीरीज बढ़ रही है, इसका मतलब है कि होमोलोगस बनेगा। आगे देखो, ये एस्टर है, ये भी एस्टर है, इनके बीच में ये CH3 है, ये C2H5 है, यानी यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब यहां पर भी होमोलोगस सीरीज बनेगी, करेक्ट है। आगे देखो, ये एस्टर है बट ये एस्टर नहीं है, अब आपने बीच में गैप कर दिया, ये कीटोन है और ये ईथर है, यानी ग्रुप चेंज हो गया, यानी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। अगला देखो, ये एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, सर ये तो शायद 2 डिग्री एल्कोहल है, बिल्कुल साहब, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 1 में क्या समझाया था कि केवल हमने ये बात आपको बोली थी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मीन कंसीडर एज ए डिफरेंट एफजी, राइट। और हमने एल्कोहल को लेके जरूर इनॉल से बात करी थी कि इनॉल एल्कोहल जो होंगे वो कंसीडर एज डिफरेंट एफजी, राइट। तो इसका मतलब है कि ये सेम ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, यहां कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, यहां कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप है, CH2 का डिफरेंस है, यानी टिक लगेगा, क्लियर। तो होमोलोगस सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है, ये लगभग अब कल यानी L1 से लेके L2 लेक्चर तक आते आते बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट है ना। अब मैं यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, होमोलोगस सीरीज के बाद हमारी अगली हेडिंग है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। बिल्कुल क्लासरूम की तरह चल रहे हैं हम, बिल्कुल क्लासरूम में जैसे अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है क्या, ये रियल में डेफिशिएंसी है। क्या ये डेफिशिएंसी है? किसकी डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी ऑफ H है, यानी हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहां पर एक कंपाउंड लूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट, और इससे मैं 2 हाइड्रोजन को क्या कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास ये कंपाउंड जो बचेगा वो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से कम किया, एक यहां से कम किया, तो मुझे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक डबल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी, वी नो दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, यानी हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में, यहां पर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी पाई गई, इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी पाई गई, तो जो ये पेयर है ना, इस पेयर को ही हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहते हैं। इसका मतलब इसका DBE और इसका DU। नंबर ऑफ H, कौन से नंबर ऑफ H जो आपने कम किए हैं वो डिवीजन बाय 2 कर दें तो हमारा
डेफिशिएंसी जो हमारी वहां पर हाइड्रोजन की थी उसको यदि आपने 2 से डिवीजन कर दिया तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और DU आपका निकल के आ गया। इसका मतलब DU आपका और DBE जो है वो 1 है। करेक्ट है। आगे देखिए, एक और एग्जांपल हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ये लिया। इसमें मैंने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने टोटल 6 हाइड्रोजन कम कर दिए। देखिए बोर्ड पर 2 1 3 1 4, यहां देखिए 3 2 5 2 7 3 10, उधर 4 है इधर 10 है। 6 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी मतलब कमी, हाइड्रोजन की कमी। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी हमारे को ध्यान से सुने, है ना, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि क्लास इस तरह की जो क्लासेस होती है लाइव, उनमें दोनों टाइप के स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ध्यान से सुने, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा कुछ हिंदी इंग्लिश होता नहीं है, राइट। तो देखिए मैंने क्या बोला कि आपके पास टोटल यहां पर 10 यानी 10 हाइड्रोजन थे, यहां पर आपके पास 4 बचे यानी 6 की डेफिशिएंसी हुई, यानी 6 की कमी हुई हाइड्रोजन की। अब हमने जो फार्मूला दिया DBE और DU, वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कौन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कमी हो रही, जैसे यहां 2 की डेफिशिएंसी हुई थी तो 2 की कमी हुई तो 2/2 कर दिया। यहां पर 6 की हो रही है तो यहां जो आपका DU और DBE कैलकुलेट आप करोगे वो आपका निकल के आ जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि यदि मेरे को इस तरह से कैलकुलेट करना हो तो ये तो सो इजी है, हम केवल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर देख ले, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उधर देख ले, जितनी डिफिशियंसी हो रही उसको 2 से डिवीजन मार दे, यानी भाग कर दे तो उससे डिवाइड कर दे, तो वो वहां पर उसका DU और DBE आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इस डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन को एक तरीके से इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बात आपके सामने आ रही है ये बात वेरी इजी है, लेकिन हम यदि इसमें स्ट्रक्चर बड़े बड़े बना दें, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दें जिनमें 15-15 20-20 50-50 कार्बन्स लगा दें, तब फिर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो काफी समय लग जाएगा और हमें अपना क्वेश्चन बहुत सेकेंड्स में करना होता है। तो फिर हम इसके 2 केस ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ फॉर्मूलों का यूज करते हैं जिससे हमारे लिए यह बात बहुत इजी हो जाएगी। करेक्ट है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ DBE ऑब्लिक DU, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 2 केस बना लेते हैं। एक केस हम ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में बहुत ध्यान से देखिएगा, केस फर्स्ट में मैं बात करूंगा DU DBE, कोई भी पहले आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। तो यहां टोटल और लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अब मैं एग्जांपल एक लेके चला, जैसे मैंने एक छोटे से एग्जांपल से बात स्टार्ट करी। ये आपको पता है ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का। बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में हमसे कोई कहता कितने इसका DU कितना है, तो मैं बहुत जल्दी 4 बोल देता। अच्छा, हमको मतलब डेफिशिएंसी वगैरह काउंट करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे 4 आपने कैसे लिख दिया। फिर देखिए हम बताते हैं, हमने ऐसे लिखा, हमने इसको ओपन कर लिया। देखिए ध्यान से, ये आपने 10th में भी पढ़ा है और जो बच्चे टारगेट या रिपीटर्स में उनको ये बात पता है। तो इसका मतलब इसका DU 4 इसलिए आपने बोला क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड है वो आपके कितने निकल के आ रहे हैं, 3। और रिंग्स कितनी है, तो नंबर ऑफ जो रिंग्स हैं
वो आपकी यहां पर कितनी निकल के आ रही है भाई 1। तो 3 1 कितना हो गया 4, इसीलिए हमने डीओ आंख बंद करके 4 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अंदर 3 बॉन्ड है और एक रिंग है। तो बहुत इजी हो गया। तो आप करके दिखाएंगे? यस। अब मैं अगला एग्जांपल्स ला रहा हूं, उनको आपको करके दिखाना है। मैंने इस तरह से एक बड़ा सा एग्जांपल लिख दिया आपके सामने। एक मैंने यहां पर इस तरह से एक एग्जांपल लिख दिया ऐसे। यहां पर मैंने एक एग्जांपल आपका इस तरह से लिख दिया एक एग्जांपल हमने आपका ये 3 एग्जांपल, ठीक है भाई। बोर्ड पे देखिए। अब हमें इसका ड्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई इसका ड्यू? बहुत ध्यान से देखिएगा। ड्यू निकालना है तो हमारे को सबसे पहले इसमें कार्बन काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? तो ये सब तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर कैसे करें? अभी आप कैसे? पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लें और फिर रिंग काउंट कर लें। चलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करते हैं 1। अब इसमें तो पुश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 प्लस रिंग्स कितनी है 1 2 3, तो 6 + 3 आंसर कितना हो गया 9। मुझे लगता है कुछ लोग इसका आंसर दे भी रहे होंगे, मैं एक बार देखता हूं। बोलिए भाई इसका आंसर क्या? वापस से बताना है। अच्छा वीपीएस लिख रहे थे 9। अंकित 999, सबका 9 बोल दिया क्या आपने? नहीं, अच्छा इसका 9 बोला है अंकित, ठीक है। इस वाले का बताओ। ये 1 आ रहा है क्या दूसरे वाले का? इसका बोलो, इसका मैं आंसर बोलो भाई, चेक करो अपने आंसर दो मुझको जल्दी फटाफट। 9 इसका चेक करते हैं। देखो इसमें एक पाई बॉन्ड यहां पर है, एक पाई बॉन्ड इसके अंदर है, और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि L1 लेक्चर के अंदर मैंने केवल फंक्शनल ग्रुप पर बात करी थी, और उन फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हमने उनको ओपन करके प्रॉपर वे में आपको लिखा था, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसको जब ओपन करके लिखेंगे तो ये इस तरह का, तो इसका मतलब इसमें केवल 2 ही पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब दिमाग लगाने की नीड नहीं है। यहां ड्यू सीधा कितना है 2 है, तो इसमें किसी ने 2 आंसर दिया है क्या? बिल्कुल दिया। सैनी ने 2 दिया है, संजय सैनी ने वहां भी 2 दिया है। जसवंत 1 दिया है, किसका? काजल ने 2 दिया है, संजय ने 2 दिया है, रॉयल चौधरी ने 2 दिया है, वेरी गुड, है ना। और आपके ये कुमाऊं जी ने भी 2 दिया है, विजय ने भी 2 दिया है, जसवंत ने भी 2 दिया है, और एजाज ने भी 2 दिया है, वेरी गुड। अभय तिवारी जी ने भी 2 दिया है, सुनील चौधरी जी ने भी 2 दिया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी को। और आरजे 2 गुजर वाले ने इसका आंसर क्या दिया है भाई? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बोलिए जल्दी से, बताइए फटाफट आंसर बताइए, और बहुत तेज आंसर दीजिए, मेरे को आंसर चाहिए। हमने तरीका समझा दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर अभी तक आया नहीं है किसी का, जल्दी से चाहिए मुझे। ये लिखा हुआ है CO2H, ये लिखा है C2H, जल्दी से आंसर बताइए। अंकित 22 किसका दे रहे हैं आप? 22 नहीं आएगा, ये 2 और 2 लिखिए तो गलत, हमें लगता टाइप हो रहा है आपसे, है ना। पूजा शर्मा ये 2 ठीक है, ये सबका 2 सही आ गया है। अब काजल इसका भी 2 सही है। ऑल इंडिया स्टेटस 99M इनका 3 आया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मुझे लग रहा है मजा नहीं आ रहा है, जरा तेजी से जवाब दीजिए, और कोई तेजी से आंसर दे इसका आंसर अभी नहीं दे पा रहे, ड्यू नहीं निकाल पा रहे सही से, नहीं आप दे पा रहे जवाब। 4 BN यादव 4, जसवंत 4। चलिए मैं चेक करता हूं, देखो हमने क्या बोला फर्स्ट लेक्चर के अंदर, हमने बहुत अच्छे से समझा दिए। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को और उनको ओपन करके उनके डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये सब उनका ध्यान रखिए। जैसे मैं यहां खोलता हूं फटाफट, C डबल बॉन्ड O है और इसके साथ ये OH है, इसका मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड है, करेक्ट है।
C2H बड़ा मजेदार है, आसान नहीं है ये, हर एक को नहीं समझ में आएगा, वही आएगा जो तेजी के साथ मेरे साथ आएगा। देख C2H को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड CH करके, और एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमने बताया था 2 पाई और एक क्या होता है, सिग्मा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई यहां पर है, 1 पाई यहां पर है, तो 3 पाई तो ये हो गए, और एक रिंग है, तो आपका DU निकल के आया है 4। अब मैं चेक करता हूं किसने मुझे 4 का जवाब, एक बार देखते हैं। संजय सैनी ने 4 दिया है, BN यादव ने 4 दिया है, कुमार जी ने 4 दिया है, विकास शर्मा जी ने 4 दिया है, विजय कुमार ने 4 दिया है, अंकित ने 4 दिया है, और ये कौन है, विश्वेंद्र सिंह यादव जी ने भी 4 दिया है, और पंकज कुमार ने भी 4 दिया है। थैंक यू इन सभी को। अगले वाले का जल्दी से जवाब दे दिया जाए, जिससे कंफर्म हो जाए कि इसका DU क्या है। एक बार इसका निकाल लिया जाए जल्दी से। इसका जवाब कौन दे रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। यहां पर CHO है, CHO का मतलब इसके अंदर अभी हमने ऊपर ही लिखा हुआ है कि इसको जब खोलेंगे तो एक आएगा पाई, इसका तो 1 है, यहां पर पाई, एक यहां पाई है आपका, एक ये पाई है आपका, यहां पर आपके पास इसको जब ओपन करेंगे तो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है, तो यहां पर भी एक पाई आ रहा है। और ये देखिए अभी लिखा था C2H के अंदर 2 पाई होते हैं, अब ये कंफर्म हो गया है, तो इसका मतलब 2 पाई, एक 3 पाई, एक 4 पाई, एक 5 और एक रिंग है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। यानी इसका DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हिंदी में बोले तो अपन उसको बोलते हैं असंतृप्तता की कोटि। हिंदी वाले, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीनिंग असंतृप्तता की कोटि, ये जो है वो निकल के आ रही 6। व्हाट इज डिग्री ऑफ, तो मैंने तुम्हें पीछे समझाया था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीनिंग है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, उसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या असंतृप्तता की कोटि कहते हैं। यदि हमें कोई कंपाउंड एल्केन के फॉर्म में दिया जाए या एल्कीन दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, और उससे दूसरा कंपाउंड पता बनाया जाए और उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने कम होंगे उसका यदि 2 से डिवीजन कर दिया जाए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब यदि मेरे वो इतने बड़े बड़े कंपाउंडों को ऐसे सॉल्व करना हो तो बहुत टाइम खर्च होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूले का ध्यान रखेंगे। केस 1 के अंदर यदि हमें कोई इस तरह का कंपाउंड दिखता है तो सीधे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स को आपको काउंट करना है, और उसको काउंट करके जब आप जोड़ के आंसर बताएंगे वो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाएगा। इसी को हिंदी में संतृप्तता की कोटि कहते हैं। क्लियर? काफी लोगों ने 6 आंसर दिया था। वापस से हम आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पर। मोस्टली लोगों ने विकास, राकेश, अननोन कौन है भाई, अननोन जो भी है उसने भी 6 दिया है, निशा 6 दिया है, संजय, जसवंत 6 है ना, कौशल्या कुमारी 6, रॉयल चौधरी 6, बाला वर्मा 6, अंकित 6, कीर्ति सॉरी एजाज 4, एजाज ने 4 दिया है, 6 होना चाहिए था, BN यादव 6, पंकज 6, कुलदीप कासवान 6, विजय 6, राहुल शर्मा 6। वेरी गुड, यानी ऑलमोस्ट लोगों ने सही दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसका मतलब है कि सबको हमारी ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मोस्टली लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल राइट दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली बात पर। अब हम आते हैं केस 2। केस 2 जैसे मान लो केस 2 क्या है, केस 2 ये है भाई कि यदि मान लो कोई हमको ये कहे कि C4H8 में DU जो है ये फाइंड करो, सवाल आ जाए नीट में, ही नहीं रहा है कि डबल बॉन्ड कितने हैं और सिंगल बॉन्ड कितना है ना? ये तो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया गया है। इसका मतलब यदि कोई चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दी गई है तो फिर सोचना पड़ेगा। पहले जो चीज थी वो देखिए क्या थी, वो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में चीजें दी गई थी, है ना? स्ट्रक्चरल में भी कंडेंस्ड फॉर्म थी ये। अभी मैं वैसे फॉर्मूला सिखाऊंगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लाइन फॉर्मूला और क्या होता है फॉर्मूला। लेकिन अभी जो मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं ये सब 2D स्ट्रक्चर्स थे। इनमें मोस्टली जो चीजें लिखी गई थी ये सारी की सारी आपकी कंडेंस्ड फॉर्म में लिखी गई थी, लेकिन ये कंडेंस नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यानी जो केस 2 है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ रहा है। यानी आपको पता लगाना है DU, तो फंस गए? नहीं फंसे, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूज फॉर्मूला।
देखिए क्या है फॉर्मूला, तो du और dBE इक्वल टू, देखना ध्यान से, C प्लस 1, मैंने कलर बदला जानबूझ के, C प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N, N नाइट्रोजन है, डिवीजन बाय 2, यानी H क्या है, हाइड्रोजन, ध्यान से सुन लो, H क्या है, हाइड्रोजन, X क्या है, हाइलोजन, N क्या है, नाइट्रोजन, और C क्या है, कार्बन। अब फार्मूले में डाल दो, इस क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं, du इसका निकाल लेते हैं, du बोलो या उसको dBE बोलो, ये दोनों बातें क्या हैं, अब बार बार समझाना नहीं है, इसका मतलब है हम डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका फार्मूले में क्या होएगा, 4 प्लस 1 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 8/2, तो यानी आ गया 5 माइनस 4, तो यहां निकल के कितना आ गया 1, करेक्ट है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी से आप सॉल्व करिए। राइट, हमने लिखा C6H6O, अगला हमने एग्जांपल लिखा, ध्यान से देखिएगा, C6H7N, इसके बाद मैंने नेक्स्ट एग्जांपल, तब तक आप लोग निकालते रहिए, अगला एग्जांपल हमने लिखा C6H4Br2, इसके बाद हमने अगला एग्जांपल लिखा C4H4। सॉल्व करिए इनको सारे, ये कौन से फॉर्मूले हैं, ये सारे जो लिखे गए सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों में लिखा गया है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों में लिखा गया है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला क्या है बोर्ड पर आपके सामने है, तो जल्दी से कैलकुलेट करिए, मैं चेक करता हूं किसका जवाब आ रहा है। आ जाते हैं यहां पर, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या, तेज वॉइस है क्या, साउंड नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही भाई, साउंड चेक करो। हाँ, असंतृप्तता की कोटि, साउंड ठीक करवा दिया गया है, साउंड की समस्या अब नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अब आएगी क्लियर काजल, है ना, किड्स वीडियो, और इन्होंने लिखा था कौशल्या, अब आवाज आएगी बेटा, सबको आवाज आएगी, आवाज क्लियर कर दी गई है, कोई बात हो तो बताओ। आज 52 वाला गुजर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा, कर दी क्लियर, चलिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है, अभी देख लो, एक बार चेक कर लो, क्लियर है प्रॉपर वे में। हाँ, हमारे क्या कहते हैं, हमारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं रवि, वो बोल रहे हैं कि नहीं अब बिल्कुल सर आवाज क्लियर हो गई है, माइक सही करो, माइक मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, वॉइस ट्रैक में आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वॉइस लग रही गुरुजी, ठीक है, अभी प्रॉब्लम है क्या, अब नीचे आ जाता हूं मैं, अभी प्रॉब्लम नहीं है ना, अब सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वॉइस परफेक्ट है सर, ठीक है, वेरी गुड, कुलदीप अजय, वेरी गुड, फाइन, आंसर बोलो पहले वाले का 4, इसका आंसर 4 दे रहे हैं, एक ने केवल 2 दिया है, किसी प्ले म्यूजिक 95 वालों ने 1 दिया है, किसी ने 1 दिया है, मोस्टली लोगों ने इसका आंसर 4 दिया है, मुझे लगता है राइट है। अगले वाले का भी चेक करो, सारे के आंसर लिखो, सारे के आंसर निकाल लो एक बार, फिर मैं समझा रहा हूं, सबके आंसर निकाल लो। अभी तक सभी ने पहले वाले का आंसर, सुनील, दीपिका, कौशल्या, है ना, अभय तिवारी बिल्कुल सही, दीपिका, अंकित, संजू, दीपिका, हेमंत, मुकेश, सुनील का आंसर थोड़ा गलत जा रहा है, 11 जा रहा है, जखर जी थोड़ा ठीक से देखिए, यदि कहीं समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए। किरण आपका भी गलत आ रहा है, 6 नहीं आनेगा। एजाज भाई थोड़ा देखिए ध्यान से, कहां गलती कर रहे हैं आप। राकेश का सही है, दीपिका भी सही है, बाकी सबका आंसर करेक्ट आ रहा है लगभग, ठीक है, वेरी गुड, सभी का 4 आ रहा है, मैं चेक करता हूं, आ जाओ, देखो ये डी है, 6 + 1 माइनस 6/2, कैसे, ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है, तो ये आ गया 7 - 3 4, करेक्ट है। अब देखो ये फॉर्मूला दिखाते हैं, चलो उसको बाद में बात करते हैं, पहले इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं।
इसका निकालो 6 प्लस 7। अब ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का माइनस होता है, कितना नाइट्रोजन है यहां नाइट्रोजन देखो कितना है 1 है, तो 7 माइनस 1 डिवीजन बाय 2, तो इसका जो डी यू निकल के आपका आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो संतृप्तता की कोटि आ रही है वो आपकी आ रही है 6/2 3, और ये माइनस है भाई बीच में, थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, ये माइनस है तो आपका ये निकल के आ गया 6, ये हो गया 6/2, तो ये नहीं हो गया 3 और ये आपका 6 है, तो 6 कार्बन है और ये 7 माइनस 1 3, तो यहां 3 निकल के आ रहा है। ये कंपाउंड में एक बार चेक करना पड़ेगा, NH2, ये NH2 है, 1 2 3 4 5 कार्बन ये हैं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 और 2 7 है, 7 तो ये हाइड्रोजन है तुम्हारे और एक तुम्हारा ये नाइट्रोजन है, तो 6/2 3 हो गया, और टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो 6 में से 3 चला गया, इसका डी 4 आना चाहिए। यहां पर C6H, अच्छा +1 हमने किया ही नहीं था, देखो ध्यान ही नहीं दिया मैंने ही, C+1 है भाई, 6 + 1 था तो 7 में से वो गया, तो यहां पर आपका आ जाएगा 4, राइट, सबका आंसर राइट है इसका मतलब, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया, 6 + 1 है वो फार्मूले में। अब आ जाओगे यहां पर 6 + 1, ठीक है, माइनस, अब माइनस में हाइड्रोजन है 4 और हाइड्रोजन देखिए ऐड होने, तो +2 डिवीजन बाय 2, तो कितना निकल के आएगा 7 माइनस 3, कितना निकल के आया 4। अच्छा इसका डी यू चेक कर लेते हैं, इसका डी यू आ गया 4 + 1 माइनस 4/2, तो इसका डी यू आ जाएगा 5 माइनस 4 और बाय 2 आएगा तो ये 2 आ जाएगा, और 5 में 2 चला गया तो कितना बचेगा 3। क्लियर है? तो ये तो था मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब दिया हो तो डी यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ गए, और ऑलमोस्ट ने, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सभी लोगों ने बिल्कुल सही रिजल्ट्स दिए हैं। थैंक यू सभी को। अब हम अपनी बात को यहां से आगे बढ़ाते हैं और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूले का ध्यान रहे, फार्मूला C+1 H + X - N/2 है, हाइड्रोजन है, तो देखो आपने क्या किया, जब हाइड्रोजन 2 थे तो 2 यहां ऐड किया है, और यहां नाइट्रोजन है तो एक को आपने सेपरेट किया, लेकिन यहां 6 + 1 करना था, क्यों? क्योंकि फार्मूले में कार्बन +1 है, राइट, तो इसीलिए 7 ये हो गया, ये आपका 6/2 कितना बचा 3, 7 माइनस 3 आया 4, यानी ये एनिलीन का फार्मूला है। अब देखो यहां से एक बड़ा लॉजिकल अप्रोच आ रही है, बड़ा ध्यान से देखना आप, देखो क्या आ रही है, डी यदि किसी का 1 आ रहा है तो हम इसका मतलब ये समझते हैं वहां पर 2 हाइड्रोजन क्या है, यानी डेफिशिएंसी कितने हाइड्रोजन की है, 2 की, ठीक है। तो इसका मतलब यह माना जाता है कि यदि किसी का डी 1 है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, एंड या और क्या हो सकता है, या 1 क्या हो सकती है, रिंग हो सकती है, यह इस बात का मतलब। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि एक कंपाउंड हमने लिखा C3 और H यहां पर लिख दिया आपका 4, राइट, C3H4 लिखा, तो आपने इसका डी यू निकाला, तो आपने डी यू निकाला तो आप कैसे निकालेंगे, 3 + 1 माइनस 4/2, बोलो सबको क्लियर है ना ये बात, तो ये 4 है और ये 2 आया, तो यहां 2 आ रहा है। अब 2 है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 2 है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 ये लिख रहा हूं मैं, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ये डबल लिखा है भाई, थोड़ा सा मैं इसको एक बार इरेज करके वापस लिख देता हूं, 2 डबल बॉन्ड नहीं, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकती है, ध्यान से देखना चलना, बिल्कुल बोर्ड पे दिमाग रहे, क्योंकि अच्छी बात सिखा रहा हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। यदि 2 है तो 2 रिंग भी हो सकती है, समझ रहे ना, और यदि 2 है तो एक क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और ऐसे सवाल नीट में बहुत आ जाते हैं, बोले कैसे, उन्होंने बोला ये कंपाउंड ये है, और उन्होंने बोला एक ए है, ये CH3C
ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लिख दिया उन्होंने। एक लिख दिया B, उन्होंने B में लिख दिया ऐसे करके, ऐसे लिख दिया। एक बार उन्होंने C लिख दिया, उन्होंने बोला कि ये इस तरह का एक कंपाउंड है यूं, ठीक है। फिर उन्होंने D लिखा और D में लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड C CH2, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे कहा C3H4 इन चारों में से किसके साथ एग्जिस्ट नहीं है। फॉर्मूला है उसको हमने, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसको अलग अलग कंडेंस फॉर्म में लिख दिया और मैंने कहा कि आप इसको मैच करो, यानी जो ये है वो इनमें से कौन नहीं है। करेक्ट। अब आप बड़ा एक तरीके से इसी बात को आइसोमर के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात समझाई थी कि यदि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं तो वो आइसोमर होते हैं, राइट ना। में समावयवी, तो देखो मैंने बोला ये कंपाउंड है, ऐसे हमने 4 दे दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, इसका DU कितना निकल के आया 2, इसका DU भी कितना है 2। सोचना ही नहीं है, इसका मतलब ये इसका फार्मूला है। हमने पूछा नहीं है, इधर देखो इसका भी DU 2 है, यानी ये भी आंसर है। इसका DU तो 2 है परंतु कार्बन गिन लो 4 है भैया, और यहां कार्बन कितने दिए गए हैं 3, इसका मतलब क्रॉस है। इसका ध्यान रखना है कि DU साथ में मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बदलना चाहिए। इनमें से कौन सा सही फार्मूला कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है। तो आपने पहले वाले के DU देखा, इसका DU देखा, बराबर आया, कार्बन सेम थे, आपने टिक कर दिया और देख लिया तो 1 2 4 यहां भी वही है। मैंने नीचे देखा तो यहां पर 1 2 3 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहां एक यहां, यानी ये भी सही है। लेकिन जैसे मैंने इसको देखा क्रॉस मार दिया, क्योंकि यहां पर 4 कार्बन थे, वहां पर फिर मैंने नीचे देखा यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी राइट है। तो हमने पूछा कि इसका कौन इसमें से फार्मूला नहीं है, तो हमें यदि आंसर लेना पड़े कौन इसका नहीं है, तो फिर ये जो तुम्हारा C वाला कंपाउंड था जिसको हमने क्रॉस किया था, ये तुम्हारा आंसर बनेगा, चूंकि तुमने नॉट पूछा है। क्या पूछा है? नॉट, कौन नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? वापस से एक बार बात कर लेते हैं सबसे। बोलो भाई, हाँ दो, क्लियर है कि नहीं है? राहुल सर आवाज कतई मतलब नहीं आ रही, वॉइस की प्रॉब्लम यार बन रही है भाई। एक्सीलेंट सर जी लिख रहे हैं सर, थैंक यू सर। सो वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियरिटी ठीक करो भाई। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बच्चों का बार बार मैसेज आ रहा है वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे इस चक्कर में, इसको ठीक करो। वॉइस की प्रॉब्लम सभी बच्चे बोल रहे हैं बार बार, नहीं आ रही का क्या मतलब है? डिस्टर्ब तो नहीं है? इसका बैटरी चेक करके लगाओ आवाज। देखो एक बार चेक करके बोलो आप लोग, वॉइस आ रही है क्या? वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? हाँ या ना में जवाब बोलिए। वॉइस क्लियर नहीं है? यस सर। ये शीतल बोल रही है कि वॉइस सही आ रही है। सर वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। यस यस सर, यस सर। वॉइस कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है, पंकज बोल रहा है। वॉइस ऑल इंडिया स्टेटस 99 ये बोल रहे हैं वॉइस कट हो रही है। वॉइस कैसे कट हो रही है भाई? वॉइस की प्रॉब्लम आएगी तो यस सर वॉइस की प्रॉब्लम है। ये भी सीताराम जी भी बोल रहे हैं वॉइस की प्रॉब्लम है। वॉइस की प्रॉब्लम में तो मजा नहीं आएगा भाई, वॉइस की प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा, है ना। अबिन सार्ट गैलरी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? अबिन सार्ट गैलरी यस बोल रहे हैं वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। जसवंत भी बोल रहे हैं वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। यार वॉइस की प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक करवाता हूं। कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण ही वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, या है ना, ये नेटवर्क का इशू है आज यहां पर, तो इस वजह से वॉइस का प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें, इसका वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आप उसको देख लेना। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, सुनील जाखर जी बोल रहे हैं, है ना। तो कई लोग इसमें से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं, मैं अपनी लेक्चर कंटिन्यू करता हूं बेटा, और यदि कोई ठीक कोशिश करता हूं अपने इनसे बोल के कि इसको ठीक कराएं, लेकिन यदि नहीं हो पा रहा है ना तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं आप मेरे साथ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हमारी बात चल रही थी DU1 है तो मैं क्या थिंक करूंगा, तो DU1 है तो वैसे ही मैं एक बॉन्ड या एक रिंग के बारे में सोचूंगा। यदि किसी का DU2 आ रहा है तो 4 कंडीशंस के बारे में मेरा माइंड वर्क करेगा, मेरा जो दिमाग है वो ये काम करेगा कि
दो यदि किसी का डी यू या डीबी आ रहा है तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं और उन्हीं के आधार पर ऐसे क्वेश्चंस क्रॉस टिक के खेल से खेले जाएंगे। जब हम आइसोमेरिज्म में आएंगे तब मजा आएगा इस डी यू का असली। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक बात मेरे मन में आ रही थी, मैं पीछे ही से दिखा देता हूं, उसको आगे जाने की जरूरत नहीं। देख जरा तुम ध्यान से, तुम सब लोगों ने अभी जो मेरे साथ लाइव में हैं, बहुत सारे लोग लाइव में हैं, जितने लोग भी मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए थे उन्होंने बड़ा बिंदास आंसर दिया। इसका 4, इसका भी उन्होंने 4 दे दिया, इसका भी उन्होंने 4 दे दिया। लेकिन देखो जरा, ये 4 आ रहा है ना, बहुत आसान है। देखो ये बेंजीन है, देखना जरा ध्यान से, ये OH है। अब जरा देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 ये 2 6 कार्बन पॉइंट दिख गया तुमको, एक OH। यहां देखो 6 कार्बन 6 कार्बन, 5 ये पॉइंट, ये एक, ये 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ये बेंजीन है। और हमारे को सबसे पहला एग्जांपल जो आपने लिया था वो बेंजीन लिखा था, और बेंजीन का डी यू कितना था? 4। अब देखो मेरी अकल, ये है मेरा एक्सपीरियंस। पहला ही एग्जांपल बेंजीन का जानबूझ के लिखा था क्योंकि उसमें हमने ये तुम्हें दिखा दिया कि बेंजीन का डी यू 4 होता है। अब बोलो क्यों दिखाया था? अब मैं यहां आता हूं। मैंने इसलिए दिखाया था कि डी यू यदि किसी का 4 आ रहा है तो के लिए तो कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ओपन चेन का भी कोई कंपाउंड हो सकता है, साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली टाइम जब इस तरह के सवाल आते हैं तो उसमें हम जो थिंक करते हैं वो ज्यादातर हम एरोमेटिक को थिंक करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, दूसरी अदर्स बुक्स में, स्टैंडर्ड्स बुक्स में भी गिवन है। तो क्या होता है कि जैसे डी यू 4 आया तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर, हमारे शब्दों को सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट प्रायोरिटी पर हम सबसे पहले बेंजीन सोचेंगे। और यदि मैं पहले नंबर पर सही चला गया तो मेरा समय बच जाएगा और मेरा क्वेश्चन तुरंत वहीं निकल जाएगा। हां, यदि पहली प्रायोरिटी उससे मेरा सवाल या ना मेरा न्यूमेरिकल पा रहा है तो मैं दूसरी बातों के बारे में, इसका मतलब ये निकल के आया कि इसका डी यू यहां पर 4 होने के कारण हमने आंख बंद करके इसको फिनॉल सोच लिया। इसका डी यू भी 4 आया तो मैंने एनिलीन सोच लिया। अब देखो इससे क्या होता है, गलती होने के चांस भी नहीं होते हैं। अभी जैसे मैं यहां +1 नहीं लिखा था, मैं भूल रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में चल रहा था कि ये कुछ एनिलीन टाइप का है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर मैं जो सिखा रहा हूं मैं एरोमेटिक कंपाउंड सोच रहा था और वहां पर डी यू 4 के आसपास आता दिखा तो मैंने एनिलीन सोच लिया। यहां देखो, यहां डी यू 4 है, मैंने क्या किया, फटाक से बेंजीन सोच के 2 ब्रोमीन यहां पर पुट कर दिए। अब आप देखो ब्रोमीन 2 है, कार्बन यहां कितने, 4, यहां भी 4 है, कार्बन यहां 6, यहां 6 है, आंसर आ गया। मुझे लगता है मेरी बात आ गई होगी समझ। इसका मीनिंग ये होता है कि डी यू से हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है फार्मूलाज को बनाने में, राइट। अब इन्हीं बात से हम अपनी बात को यहीं बढ़ा देते हैं कि अब यहीं से खेल हम फार्मूले को लेके आ जाते हैं, क्योंकि बार बार जो बात आके अटक रही है वो फार्मूला पर आके अटक रही है, सूत्र पर आ रही है। तो फार्मूले क्या हैं? तो देखिए ध्यान से, फार्मूले जो हैं आपके ये 4 हैं। पहले नंबर का कौन सा फार्मूला है? पहले नंबर पर है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरे नंबर पर ये कौन सा फार्मूला है? ये ए नंबर है। बी नंबर पर जो आपका फार्मूला है वो आपका है कंडेंस्ड फार्मूला। तीसरे नंबर पर जो आपका फार्मूला है वो है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और चौथे नंबर पर जो आपका फार्मूला है वो है बॉन्ड लाइन फार्मूला। ध्यान से सुनना सारे लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बॉन्ड लाइन, ये 2 बिंदी यहां लग गई, एक हटा देते हैं, वो हट नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम ध्यान रखना, बॉन्ड लाइन लिखा है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब ये 4 आपके फार्मूले हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, जैसे कोई चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, देखो मैंने लिखा C6H6O, ये मॉलिक्यूलर है। अब इसी को हम कंडेंस्ड में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख दो,
कंडेंस्ड में लिख दो ऐसे, ये कंडेंस्ड हो गया। अब इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिखना है तो खोल दो कंपाउंड को, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को बॉन्ड लाइन के अकॉर्डिंग चलना है, तो बॉन्ड लाइन में तो ये तो तरीका है बॉन्ड लाइन का, कंडेंस्ड का। इसको हम दोनों बातों को ध्यान से सुनना, बॉन्ड लाइन के अंदर जब हम आएंगे, ध्यान से देखना जरा, एक सेकेंड, इसको मैं यहां रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करना। इसको तुमको ऐसे लिखना होगा C6H5OH, सॉरी यहां ठीक करके लिखो, और बॉन्ड लाइन में तुमको इसको लाइन में लिखना होगा इस तरह से, ये लाइन में आ गया फार्मूला। तो आपको ये इस तरह से आपको फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना होगा, करेक्ट है। एक बार मैं थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम तो देख लूं क्या आ रहा है ना, अभी सही आ रहा है क्या नेटवर्क? आप लोग बोले भाई बच्चा लोग, आप लोग बताएं क्या बढ़िया आ रहा है, वॉइस बढ़िया आ रहा है क्या, वॉइस क्लियर आ रहा है क्या, वॉइस एनसीईआरटी बुक में है क्या ये टॉपिक? हाँ बिल्कुल है रोयल चौधरी, एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक है, आपके पहले नंबर पेज पर है। जो 12th की जो बुक है ना आपकी ऑर्गेनिक, जहां से स्टार्ट होती है, उसके पहले दूसरे तीसरे पेज को ही हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया वॉइस आ रही है, ठीक है वेरी गुड। और किसी को वॉइस की क्लियरिटी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखो, मैं एक और बात सिखा रहा हूं, इसी में एक एग्जांपल और सिखाता हूं। एग्जांपल में जैसे मैंने यहां ले लिया C4H, यहां पर हमने ले लिया 10, ठीक है। अब C4H10 को मैंने कंडेंस्ड में लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा CH3 CH2 CH2 CH3। ध्यान से देखना, ये कंडेंस्ड में वो आगे पीछे हो गया बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड, तो वो ध्यान नहीं रहा मेरे को भी, तो ये ध्यान रखना कंडेंस्ड। अब इसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, तो मुझे को थोड़ा पेज आगे ले जाना पड़ेगा, मैं इसके नीचे लिखूंगा यहां जस्ट, और बॉन्ड लाइन को मैं उधर लिखूंगा, तो इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। कंडेंस्ड का अब यहां पर तुमको कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना है, तो कार्बन H H H, इस तरह से हम लोग अलग अलग करके बिल्कुल जब लिखेंगे तो ये तुम्हारा यहां पर H है, और इस जगह पर आप आ जाओ CH H H, ठीक है भाई। और अब इसी को उधर आ जाओ, बॉन्ड लाइन, कितने कार्बन है? 4, 1 2 3, 1 2 3 4 कार्बन है। अब ध्यान से आ जाओ, वापस दिखाते हैं, देखो बिल्कुल सब चीज बिल्कुल बंद करके लिखी है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस मतलब आपने उसी को थोड़ा सा खोला और CH3 CH2 CH2 CH3 करके लिख दिया, जो बिल्कुल बंद था उसको थोड़ा ओपन कर दिया, करेक्ट है। अब आपने क्या किया, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रक्चर बना दिया, सब कुछ सारी वैलेंसी ओपन कर दी, देखिए यहां, ये देखिए सारी वैलेंसी ओपन कर दी। ये कौन सा फार्मूला हुआ? ये आपका हुआ, बोर्ड पे देखो क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। अच्छा, फिर आप आगे आए तो आपका ये कौन सा फार्मूला है? ये आपका बॉन्ड लाइन है। बॉन्ड लाइन का मतलब है कि हम चीजों को लाइन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? लाइन बना के लिखते हैं, जैसे एक लाइन, जैसे ये लाइन है। बॉन्ड लाइन का मतलब है कि एवरी लाइन एक बॉन्ड को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। एवरी लाइन एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, तो हम जब लाइन के टर्म में लिखते हैं तो उसे बॉन्ड लाइन बोलते हैं। वैसे एरोमेटिक कंपाउंडों के अंदर ज्यादा इन चीजों का यूज नहीं होगा, ये भी मैं समझा दूं। ज्यादातर ये कंपाउंड ओपन चेन के लिए आएंगे। तो एक बार एक एग्जांपल और इसी तरह का कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा C3H6O, अब मैंने इसको ओपन चेन में लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब देख, ये फार्मूला कौन सा हुआ? मॉलिक्यूलर। तो ये कौन सा हुआ? कंडेंस्ड। फार्मूला चेक कर लो, 3 कार्बन, यहां भी 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 6, 1 ऑक्सीजन 1। अगला देखो, अब हमको इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल में लिखना है, खोलो इसको, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल हो गया। अब कोई तुमसे इसी में पूछेगा, वो ऐसे बोलेगा कि जरा बताओ इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा।
फिर तुमसे यह पूछ लेगा कि इसके सेंट्रल कार्बन पर यानी एट सेंट्रल कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस तरह का सवाल पूछेगा। तो तुमको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के ही तुम डिफाइन कर पाओगे सिग्मा पाई, और एट सेंट्रल कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन तुम डिफाइन कर पाओगे। कैसे, देखो अब तुमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया तो 1 2 3 4 फिर पाई, फिर सिग्मा 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 सिग्मा, यानी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिग्मा हो गए और एक पाई आ गया। तो इसका मतलब मुझे पता चल गए कि इसमें कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। तो कैसे पता चले, क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के पता चलता ना, क्या ये कंडेंस्ड फार्मूले को देख के पता चलता ना, ये कैसे पता चला, जब आपने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा। और जो लोग एनसीईआरटी की अभी बात कर रहे थे कुछ लोग, तो ये ध्यान रहे एनसीईआरटी का सेकेंड बुक जब आप खोलेंगे, कौन सा 12th का नहीं 11th का सेकेंड बुक, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट वाला जो चैप्टर ओपन करेंगे तो शुरू के 2-3 पेज में ये सारी बातें लिखी गई हैं, उनको आप ध्यान रखते हैं। अब देखिए सेंट्रल एटम सेंट्रल कार्बन पर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग है, यानी वो बात कर रहा है, संकरण की बात कर रहा है, जिसे हम हिंदी में संकरण कहते हैं। तो क्या है संकरण, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, देख लेते हैं। हमने बोला था कि यदि सेंट्रल कार्बन कौन है, ये जहां मैं सर्किल कर रहा हूं, मैं कलर बदल देता हूं थोड़ा और अच्छा दिखेगा। यहां देखिए सेंट्रल कार्बन ये है आपका, इस पर इसके तीनों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर, sp2। क्लियर हुआ। अब आ जाओ, कोई और बताओ, किसी को कोई समस्या। वेरी गुड, रॉयल चौधरी sp2 आपने दिया है। अंकित यादव 9+1 बिल्कुल सही, राकेश 9+1, कुलदीप आर्या sp2, राकेश शर्मा sp2 है ना, कुलदीप वॉइस, विवेक और ये बात आपस में मत करो कोई भी, है ना। और कोई बात बताओ, क्लियर है ना, आपको कैसा समझ में आ रहा, बढ़िया कि नहीं आ रहा, हाँ ना में जवाब दो, समझ में आ रहा है क्या, बहुत शानदार, बिल्कुल बताइए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझको। आगे बढ़ते हैं, अब इसी को बॉन्ड लाइन में ले जाना है, मान लो इसी कंपाउंड को, तो आपको लाइन में लिखना है, क्योंकि एवरी लाइन जो होती है एक बॉन्ड को क्या करती है, रिप्रेजेंट्स, तो आप बॉन्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का जो हमारा डिस्कशन था वो अब यहीं पर हम अभी खत्म करेंगे। अगली क्लास में अब हमारी बात जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो डे बाय डे चीजें कनेक्ट होती रहेंगी एक दूसरे के साथ, इसलिए पहले लेक्चर जिसने ना देखा वो पहला भी देख ले, और पहले के बाद फिर दूसरे लेक्चर को देख के सारी चीजों को कॉपी में अच्छे से जमा ले, ठीक है। धन्यवाद।